Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एसिड एंड बेस के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है, एक तो है लक्स फ्लड अवधारणा, और इसके साथ ही हम कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रोटॉन बंदुकता, जिसे प्रोटॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। साथ ही अध्ययन किया था ग्रुप 14 टू 17 के द्विअंगी हाइड्राइडों के आयनन ऊर्जा तथा प्रोटॉन बंदुकता के मान के बारे में, और उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ग्रुप 14 टू 17 के द्विअंगी हाइड्राइडों के ऋणायनों के प्रोटॉन बंदुकता के वैल्यूज का भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। वर्ग 14 टू 17 के द्विअंगी हाइड्राइडों के ऋणायनों के प्रोटॉन बंदुकता के वैल्यूज आप देखें। ये टेबल है जो 14 टू 17 के जो हाइड्राइड हैं द्विअंगी ऋणायनों के, उनके प्रोटॉन एफिनिटीज के वैल्यूज इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये CH3 है ग्रुप 14 का, ये SiH3 माइनस है, और साथ में ही इनकी PA प्रोटॉन एफिनिटी भी शो हो रही है। इसी प्रकार से ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में और ग्रुप 17 की प्रोटॉन एफिनिटी आपको दिखाई दे रही है। अब इस टेबल का आप ध्यान से अवलोकन करेंगे तो कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे पहला देखिए आप, CH3 माइनस से F माइनस तक जाने में क्या होगा, एक आवर्त में इनकी प्रोटॉन एफिनिटी के मान कम होते जा रहे हैं। आप देखें इस टेबल में CH3 है, ये ग्रुप 14 का है, फिर 15 में NH2 माइनस है, 16 में OH माइनस है, और ग्रुप 17 में F माइनस है। तो इनके जो प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं। इसमें CH3 की है 1743 और लास्ट में देखिए आप 1554 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से अगर ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा, एक वर्ग में प्रोटॉन बंधुता के मान कम होते जा रहे हैं। एक वर्ग में देखें आप, ऊपर से नीचे 14 में देख लीजिए, CH3 के 1743 PA है। इसी प्रकार से इसमें नीचे जाएंगे तो SiH3 की 1554 है, और नीचे जाएंगे GeH3 माइनस की 1509 है। तो ये एक ग्रुप में भी ऊपर से नीचे जाने पर प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यूज कम होती जा रही हैं। इसी प्रकार से वर्ग 15 में भी आप देख सकते हैं, 16 में भी यही आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अब आप देखें कि किसी क्षार के लिए प्रोटॉन एफिनिटी का मान जितना उच्च होगा, उससे क्या होगी, जो उसकी क्षारकता की जो वैल्यू है वो भी उच्च होगी। आप देखिए क्षारकता का घटता हुआ क्रम, NH3 H2O और HF में NH3 सबसे अधिक क्षारकता रखता है, उसके बाद H2O, लास्ट में HF। इसी प्रकार से अमोनिया की क्षारकता अपने वर्ग के द्विअंगी हाइड्राइडों से भी अधिक है। वर्ग में आप देखें NH3 की सबसे अधिक है, उसी वर्ग में PH3 से NH3 की अधिक है, और ASH3 से PH3 की अधिक है। और इसके विपरीत किसी अम्ल के ऋणायन के लिए प्रोटॉन एफिनिटी का मान जितना उच्च होगा, उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी। ध्यान दें, उसकी प्रबलता कम होगी। आप देखें CH4 से CHF तक के, CH4 से HF तक के जो द्विअंगी हाइड्राइडों की अम्लीय प्रबलता का ऑर्डर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। CH4 उससे अधिक है NH3 की, फिर H2O और लास्ट में HF। और ग्रुप 17 के द्विअंगी हाइड्राइडों की जो अम्ल एसिड स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर इस प्रकार से HF, फिर HCl, फिर HBl और लास्ट में HI। अब जो प्रोटॉन एफिनिटीज के वैल्यूज से आप एक और अनुमान लगा सकते हैं कि गैसीय अवस्था में प्रोटॉन का जो ट्रांसफर है किस दिशा में कंप्लीट होगा और किस दिशा में कंप्लीट नहीं होगा।
गैसीय अवस्था में दो पदार्थों को मिलाने पर प्रोटॉन का स्थानांतरण उस दिशा में होगा जिधर प्रोटॉन एफिनिटी का मान उच्चतम हो। उदाहरण के लिए आप देखें, गैसीय अवस्था में F माइनस आयनों को H2O के साथ मिलाया जाए तो एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, H2O प्लस F माइनस, और ये इक्विलिब्रियम है HO माइनस प्लस HF। यहाँ पर OH माइनस और F माइनस आयनों में एक प्रतिद्वंदिता होगी और रिएक्शन उस दिशा में कंप्लीट होगी जिस दिशा में प्रोटॉन एफिनिटी के वैल्यू हाई है और जो प्रतिद्वंदी है वो प्रोटॉन को ग्रहण करे। आप देखिए H2O प्लस F माइनस, तो इस दिशा में रिएक्शन क्रॉस का निशान लगाया हुआ है HO माइनस प्लस HF, और इसके विपरीत देखें तो यहाँ पर राइट का निशान लगाया हुआ है और इसकी जो PA वैल्यूज हैं वो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। अर्थात हम कहें कि HF में क्षार डालने पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। देखिए HF है और इसमें OH क्षार के रूप में डाल दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जैसे HF के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये OH के साथ जुड़ जाएगा, H2O बन जाएगा और ये F माइनस रह जाएगा, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। लेकिन H2O में अगर F आयन डालने से प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, H2O में F डाला तो नो रिएक्शन, अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड थ्योरी की लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो HCl के एसिडिक बिहेवियर और NH3 के जो बेसिक बिहेवियर की अगर हम व्याख्या सरलता से कर सकते हैं, लेकिन यह सिद्धांत BF3 के एसिडिक बिहेवियर की व्याख्या करने में असमर्थ है। दूसरा आप देखें, BF3 एसिडिक होता है और अमोनिया के साथ संयुक्त होकर बिल्कुल उसी भांति साल्ट बनाता है जिस प्रकार HCl और अमोनिया NH4Cl बनाते हैं। देखिए NH3 और HCl मिलके क्या बना रहे हैं, ये NH4Cl, NH3 प्लस BF3 तो NH3BF3। इसी प्रकार से आप द्रव SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जैसे एप्रोटेन जलीय अजलीय सॉल्वेंट में संपन्न होने वाली एसिड बेस रिएक्शंस भी इसी सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाई जा सकती। तो ये ब्रोंस्टेड थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट पर अगर आप विचार करेंगे तो आप देखिए, ये बेरियम ऑक्साइड BaO प्लस H2O और ये बन गया आप BaOH का होल ट्वाइस एक्वस है, तो ये जल योजन है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करके H2CO3 बना रहे हैं और ये भी जल योजन है। और यहाँ जो ये BaOH का होल ट्वाइस और H2CO3 जब रिएक्शन करेंगे तो एक तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा और दूसरा H2O, और जो रिएक्शन होगी वो आपकी हो रही है उदासीनीकरण। अगर इसके अंतिम रिएक्शन अम्ल क्षार अपक्रिया है जिसमें आर्सेनियस ब्रोंस्टेट किसी भी अवधारणा के आधार पर समझाया जा सकता है, लेकिन ये रिएक्शन तभी संपन्न होगी जब बेरियम ऑक्साइड की सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए। देखें आप, बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2 बेरियम कार्बोनेट आपको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की कुछ अन्य रिएक्शंस भी ज्ञात हैं जो जल या हाइड्रोजन आयनों की एब्सेंस में अम्लीय एनहाइड्राइडों द्वारा संपन्न होती है। आप देखें उदाहरण के तौर पर सोडियम ऑक्साइड P2O5 से रिएक्शन करके Na3PO4 बना रहा है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करके CaSiO3 बना रहा है। इन अभिक्रियाओं में आप देखेंगे कि जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड है, अम्लीय तथा क्षारीय ऑक्साइड आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और ये सभी एसिड बेस रिएक्शंस तो हैं ही, लेकिन आर्सेनियस ब्रोंस्टेट या कहें हम लुईस किसी अवधारणा द्वारा इनकी व्याख्या करना संभव नहीं है। अब आप देखें लक्स फ्लड
ने ऐसे ऑक्साइड तंत्रों की अम्ल क्षार रिएक्शंस की व्याख्या करने के लिए अपनी अवधारणा दी। इस अवधारणा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करे, और क्षार उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को मुक्त कर सके। देखिए, ये बी है, क्षार है, और ये O2 माइनस ऑक्साइड आयन है, प्लस ए अम्ल है। लक्स फ्लड उच्च ताप की अभिक्रियाओं पर विशेष रूप से लागू की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, सिरेमिक्स है, धातु कर्म है आदि की कई अभिक्रियाओं को लक्स फ्लड सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। आप देखें, TiO2 क्षार है, Na2H2O7 अम्ल है, और यहाँ पर ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Na2SO4 और बना रहा है TiOSO4। रेत या क्ले की अभिक्रियाएं ये दर्शाता है। विलयन से वह अम्ल विस्थापित हो जाता है जो अधिक वाष्पशील हो। आप देखें यहाँ पर SiO2 और ये Ca3PO4 का होल 2s रिएक्शन करके CaSiO3 बना रहा है और P2O5 बना रहा है। ऐसे ही SiO2 प्लस कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है, ये आपस में रिएक्शन करके CaSiO3 बना रहा है प्लस SiO3 बना रहा है। इस कॉन्सेप्ट के बिहेवियर पर जो एम्फोटेरिक हैं यौगिकों को आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। एम्फोटेरिक यौगिक वो कहलाते हैं जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर लेते हैं और त्याग भी सकते हों। उदाहरण के तौर पर देखें आप, ZnO H2O7 2 माइनस, तो यहाँ पर Zn2 प्लस बन गया और एसो सल्फेट आयन बन गया। इसी प्रकार से ZnOA अम्ल के रूप में रिएक्शन करेगा सोडियम ऑक्साइड से, तो Na प्लस बन जाएगा और ZnO2 2 माइनस बन जाएगा। धात्विक सल्फेट अथवा धात्विक कार्बोनेट का SO3 या कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन होने का जो टेम्परेचर का जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से है। बेरियम है, उसके बाद लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीज आयन है, कैडमियम आयन है, पैलेडियम है, कोबाल्ट है। इस प्रकार से इनका ऑर्डर है। और जो आर्रेनियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन मेटल आयनों के हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारकीय प्रबलता है को देखा जाए तो वो क्रम लगभग जो ऊपर दिया हुआ है उस प्रकार से ही होता है। इसलिए होता है कि अम्ल क्षार रिएक्शन और विघटन परस्पर विपरीत क्रियाएं। आप देखें, बेरियम ऑक्साइड क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है, अम्ल क्षार विघटन हुआ तो बेरियम कार्बोनेट बन गया। और इस प्रकार से ये आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अगर लक्स फ्लड ट्रांसफर की अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट को थोड़ा और विस्तार दिया जाए तो इसमें क्या होगा, कोई पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड को त्याग सके उसे क्षार कहते हैं। और कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी ऋणायन को ग्रहण कर सके उसे अम्ल कहते हैं। आप देखिए, ये तो ऋणायन दाता हैं और ये ऋणायन प्राप्त करने वाले हैं। NaF है, AlF3 से रिएक्शन करेगा Na प्लस के रूप में और AlF6 3 माइनस के रूप में प्राप्त होगा। ऐसे ही Na2S है, CH2 से रिएक्शन करेगा, Na प्लस प्राप्त होगा और CH3 2 माइनस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम यूसेनोविच की डेफिनेशन की। यूसेनोविच ने डेफिनेशन दी थी। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि अम्ल एक ऐसा भी पदार्थ हो सकता है जो उदासीनीकरण के द्वारा क्षारों के साथ लवण बनाता है अथवा धनायन देता है अथवा ऋणायनों के साथ सहयोग करता है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। और कोई ऐसा भी पदार्थ जो उदासीनीकरण के द्वारा अम्लों के साथ लवण बनाए अथवा ऋणायन मुक्त करे अथवा धनायन के साथ सहयोग करे अथवा इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सके, क्षार की श्रेणी में आता है। ये किसने बताया था? यूसेनोविच ने। और अधिकांश रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सहित अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाती हैं। इससे संपूर्ण जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि प्रमुख रूप से अम्ल व क्षारों की दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। एक तो है प्रोटोनिक अवधारणाएं, जिनमें कौन कौन से आते हैं, आर्रेनियस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट सम्मिलित हैं। और दूसरी एप्रोटोनिक अवधारणाएं, जिनमें लक्स फ्लड और लुईस कॉन्सेप्ट सम्मिलित हैं।
आपने देखा, एक तो आपकी आई यूसेनोविच की डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा, और उन्होंने दो कैटेगरी में रखा, एक तो प्रोटोनिक और दूसरा एप्रोटोनिक में। और इसी प्रकार से हमने जो डिस्कस किया लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट का, और साथ ही हमने ब्राउनस्टेड सिद्धांत की सीमाओं के बारे में भी अध्ययन किया। थैंक यू।